नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजम शो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 की। जी नमस्कार। और आज हम इस अधिनियम के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मैं कहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इस अधिनियम के अध्याय 1 धारा 2 की। इसमें कई महत्वपूर्ण शब्दों को आप कह सकते हैं परिभाषित किया गया है। और देखिए, किसी भी कानून को सही मायने में समझने के लिए ना उसकी शब्दावली को समझना बेहद जरूरी होता है। हाँ ये तो है। क्योंकि शब्दों के जो खास मतलब होते हैं वही तो कानून की व्याख्या और उसके लागू होने का आधार बनते हैं, है ना? एकदम सही कहा आपने। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि धारा 2 में दी गई इन परिभाषाओं को अच्छे से समझा जाए। हाँ, ताकि जब हम आगे की धारा और नियमों की बात करें तो हमारे सामने तस्वीर एकदम साफ हो। बिल्कुल, हम अधिनियम में दी गई परिभाषा देखेंगे और जहां जरूरत महसूस होगी उसे थोड़ी सरल भाषा में समझने की कोशिश भी करेंगे। और एक चीज जो बार बार आएगी वो है अभिप्रेत है। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है इसका अर्थ है या मतलब ये है ना? हाँ बिल्कुल यही। हाँ? अभिप्रेत है मतलब इसका मतलब है। हाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली परिभाषा से। जी, संपरीक्षक। जी बताइए। अधिनियम क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, धारा 2I कहती है संपरीक्षक से राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1954 का अधिनियम संख्या 28 में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस एक्ट के लिए ऑडिटर वही माना जाएगा जिसे 1954 के लोकल फंड ऑडिट एक्ट में बताया गया है। ठीक है, यानी एक परिभाषा जो है वो दूसरे कानून से जुड़ी हुई है। अगला शब्द है आई, पिछड़े वर्ग। हाँ, इसकी परिभाषा है आई, पिछड़े वर्ग से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं। विनिर्दिष्ट किए जाएं मतलब तय या नोटिफाई किए जाएं। अच्छा, तो ये वो समूह है जिन्हें राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग मानकर अधिसूचित करती है और ये SC ST से अलग होते हैं। जी हाँ। अब आते हैं वित्तीय मामलों से जुड़े एक शब्द पर, इत्यादि तुलन पत्र। तुलन पत्र, जैसे हम आम भाषा में बैलेंस शीट कहते हैं। हाँ, बैलेंस शीट। एक्ट कहता है इत्यादि तुलन पत्र बैलेंस शीट से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत हैं। यानी वो बैलेंस शीट जो इसी अधिनियम की धारा 92 के तहत नगरपालिका बनाएगी। बिल्कुल स्पष्ट है। अब एक ऐसा विषय जो मुझे लगता है स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से जुड़ा है, इत्यादि जीव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और थोड़ी लंबी भी है। जी। एक्ट कहता है इत्यादि जीव चिकित्सा अपशिष्ट से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण, वैक्सीनेशन, अच्छा टीकाकरण के दौरान या उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है। मतलब जो भी मेडिकल प्रक्रियाओं से निकलने वाला कचरा है वो सब। बिल्कुल। और इसमें आगे और स्पष्ट किया गया है कि क्या क्या शामिल है, जैसे क मानव शारीरिक अपशिष्ट, ख पशु अपशिष्ट, ग सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट, घ अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र मतलब नुकीली चीजें। हाँ, जैसे सुई, ब्लेड वगैरह। फिर अण फेंकी गई औषधियां और कोशिका आवेश औषधियां, मतलब बेकार दवाएं। च ठोस अपशिष्ट, छ द्रव अपशिष्ट, ज भस्मन राख यानी जलाने के बाद जो राख बचती है। अच्छा, ऐश। हाँ, और झ रासायनिक अपशिष्ट। तो इसमें तो लगभग हर तरह का मेडिकल वेस्ट कवर हो गया, चाहे वो मानव शरीर के अंग हो या बेकार दवाएं हो या फिर लैब से निकला कचरा। जी हाँ, सब कुछ। और ये जानना जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है इसके प्रबंधन के नियम भी बहुत सख्त होते होंगे। थोड़ा अजीब है यहाँ, वी की जगह पर ए पुल दिया है। अच्छा, पुल। हाँ, एक्ट में ऐसा ही क्रम है। परिभाषा है ए पुल में पुलिया सम्मिलित है, मतलब छोटी पुलिया भी पुल ही मानी जाएगी। हाँ, शायद ये स्पष्ट करने के लिए है कि परिभाषा में दोनों शामिल हैं, ब्रिज और कलवर्ट दोनों। ठीक है, अब वापस वित्तीय शब्दों पर आते हैं। अगला है VI बजट प्राकलन। बजट प्राकलन यानी बजट एस्टिमेट। हाँ। परिभाषा है VI बजट प्राकलन से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राकलन अभिप्रेत है, यानी वो बजट एस्टिमेट जो धारा 87 के तहत बनता है। और इसी से जुड़ा है अगला शब्द
V7 बजट अनुदान, बजट ग्रांट। जी, V7 बजट अनुदान से किसी बजट प्राक्कलन के व्यय पक्ष में किसी वृहत शीर्ष, यहाँ वृहत शीर्ष का मतलब है मुख्य मद या मेजर हेड। अच्छा, मेजर हेड हाँ, के अधीन प्रविष्ट और नगरपालिका द्वारा अंगीकृत। अंगीकृत मतलब स्वीकार की गई। स्वीकृत हाँ, कुल राशि अभिप्रेत है, मतलब किसी खास काम के लिए बजट में जो रकम मंजूर की गई है। हाँ, और इसमें आगे है, और उसमें इस अधिनियम और तदधीन मतलब उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियां यानी उपनियम या बायलॉज। अच्छा, बायलॉज के उपबंध यानी प्रावधान के अनुसार अन्य शीर्षों से या में अंतरण द्वारा ऐसे बजट अनुदान में की गई बढ़ोतरी या कटौती की राशि भी सम्मिलित है। ओ, मतलब अगर बाद में फंड ट्रांसफर करके इस रकम को घटाया या बढ़ाया जाता है तो वो बदली हुई रकम भी इसी अनुदान का हिस्सा मानी जाएगी। बिल्कुल, ये एक तरह से प्रक्रियात्मक परिभाषा है जो बजट के वर्क को समझने में मदद करती है। सही है। अब निर्माण क्षेत्र से जुड़े कुछ शब्द हैं। पहला, भवन निर्माता या विकासकर्ता, बिल्डर या डेवलपर। हाँ, 8वां, भवन निर्माता या विकासकर्ता से ऐसा कोई अभिकरण मतलब एजेंसी या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि पर या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स सन्निर्मित किया है मतलब निर्माण किया है। ठीक है, तो ये बिल्डर या डेवलपर की परिभाषा हो गई जी। और वे जो बनाते हैं यानी एमिल्टन भवन, उसकी परिभाषा क्या है बिल्डिंग की? ये भी काफी विस्तृत परिभाषा है। एमिल्टन भवन से किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी भी सामग्री से सन्निर्मित कोई संरचना यानी बनावट या स्ट्रक्चर अभिप्रेत है, और इसमें आगे काफी विस्तार दिया गया है। हाँ, क्या क्या शामिल है इसमें? देखिए, और इसमें नींव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियां, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकोनियां, कॉर्निसें या बहिर्गत भाग मतलब बाहर निकला हुआ हिस्सा, जैसे छज्जा वगैरह। अच्छा, प्रोजेक्शन। हाँ, या किसी भवन का कोई भाग या उससे संसक्त यानी जुड़ा हुआ कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़बंदी करती हुई या बाड़बंदी करने के लिए आशयित मतलब इरादा रखने वाली कोई भी दीवार 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर चिन्ह या बाह्य अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है। ओ, तो मतलब लगभग हर तरह का पक्का निर्माण इसमें आ गया, नींव से लेकर बालकनी और बाउंड्री वॉल तक, लेकिन 3 मीटर से कम ऊंची बाउंड्री वॉल नहीं। हाँ, वो शामिल नहीं है। और आगे एक और बात स्पष्ट की है। क्या? किंतु इसमें कोई तंबू, शामियाना या तिरपाल आश्रय सम्मिलित नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो अस्थायी ढांचे होते हैं, टेंट, शामियाना वगैरह, वो भवन नहीं माने जाएंगे। जी नहीं। और जिस जमीन पर ये भवन बनता है, भवन स्थल, बिल्डिंग साइट। हाँ, भवन स्थल से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए रखी गई जमीन या प्लॉट। ठीक है। अगला है उपविधि, बायलॉ। उपविधि से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां अभिप्रेत हैं, यानी इस एक्ट के तहत नगरपालिका जो बायोलॉज या उपनियम बनाती है वो। अब कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाएं आ रही हैं। पहला है 12वां अध्यक्ष, चेयरपर्सन। जी, 12वां अध्यक्ष से अभिप्रेत है क, नगरपालिक बोर्ड के मामले में अध्यक्ष, ख, नगर परिषद के मामले में सभापति, और ग, नगर निगम के मामले में महापौर। अच्छा, तो ये अध्यक्ष शब्द एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है जिसमें तीनों तरह की नगर पालिकाओं के प्रमुख शामिल हैं। बोर्ड में अध्यक्ष, परिषद में सभापति और निगम में महापौर। बिल्कुल। इसी तरह जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनके लिए शब्द है 13वां मुख्य नगर पालिक अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। हाँ, इनके लिए क्या परिभाषा है? 13वां मुख्य नगर पालिक अधिकारी से अभिप्रेत है क, नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त, ख, नगर परिषद के मामले में आयुक्त, और ग, नगर पालिक बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी। अच्छा, तो यहाँ भी पद का नाम नगर पालिका के प्रकार पर निर्भर करता है। नगर निगम में सीईओ और कमिश्नर, नगर परिषद में कमिश्नर और नगर पालिक बोर्ड में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ईओ। जी हाँ, ये उस निकाय के प्रशासनिक मुखिया होते हैं। समझ गई। अब एक थोड़ी तकनीकी परिभाषा लग रही है, पूर्ण दिवस, क्लियर डे। ये अक्सर नोटिस पीरियड वगैरह के लिए महत्वपूर्ण होती है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या खास है देखिए। जी, एक्ट कहता है पूर्ण दिवस में जब वह इस अधिनियम के
किसी भी उपबंध यानी प्रावधान के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाए रविवार और अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित है, किंतु उस व्यक्ति द्वारा जिसे नोटिस संबोधित किया गया है ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है। और अगर मान लीजिए 10 दिन का नोटिस देना है तो गिनती में रविवार और बाकी छुट्टियां तो शामिल होंगी। हाँ। लेकिन जिस दिन नोटिस मिला या नोटिस में जो तारीख लिखी है वो पहला दिन शामिल नहीं होगा। बिल्कुल, ये स्पष्टता बहुत जरूरी होती है वरना विवाद हो सकता है। हाँ, ये तो है। सही। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। ये शब्द तो आम बोलचाल में भी काफी इस्तेमाल होता है। हाँ, होता है। अधिनियम इसे परिभाषित करता है। एक्सवी कॉम्प्लेक्स से वाणिज्यिक उपयोग के मामले में 25 या अधिक इकाइयों और आवासीय उपयोग के मामले में 10 या अधिक इकाइयों से मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत है। अच्छा, तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 25 या उससे ज्यादा यूनिट्स होनी चाहिए और रेजिडेंशियल के लिए 10 या उससे ज्यादा। जी। इससे कम यूनिट्स होने पर वो इस परिभाषा के तहत कॉम्प्लेक्स नहीं माना जाएगा। सही। अब नगर पालिकाओं के चुने हुए सदस्यों के लिए 2 अलग अलग शब्द हैं, एक्सवी निगम पार्षद और एक्सवी पार्षद। हाँ, इनमें क्या अंतर है? कॉर्पोरेटर और काउंसिलर। अंतर उनके निकाय से है। देखिए, एक्सवी निगम पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है, यानी नगर निगम का सदस्य हुआ निगम पार्षद। हाँ। और एक्सवी वाई पार्षद से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है, और नगर परिषद का सदस्य हुआ पार्षद। बिल्कुल। और जो नगरपालिक बोर्ड का सदस्य होता है उसे आगे सदस्य कहा गया है। अच्छा, तो ये स्पष्ट हो गया, निगम पार्षद, पार्षद और सदस्य। जी। अब एक और परिभाषा जो रोजमर्रा के जीवन से काफी जुड़ी है, डेयरी। हाँ, परिभाषा है। एक्सवीआई डेयरी में कोई भी ऐसा फार्म, पशुशाला, गौशाला, दूध भंडार, दूध की दुकान या ऐसा अन्य स्थान सम्मिलित है जिससे विक्रय पर या विक्रय के लिए दूध की आपूर्ति की जाती है या जिसमें विक्रय के प्रयोजनों के लिए दूध रखा जाता है। यानी जहां से दूध बेचा जाता है या बेचने के लिए रखा जाता है वो जगह डेयरी है। हाँ, और आगे भी है, या जो मक्खन या घी या पनीर या दही या शुष्क विसंक्रमित, संघनित या टोंड दूध के विक्रय के लिए विनिर्माण मतलब बनाने के लिए या तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मतलब दूध या उससे बने उत्पादों की बिक्री या उनको बनाने की जगह। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी दिए हैं शायद। हाँ, आगे बताया गया है कि क्या शामिल नहीं है। हाँ, देखिए, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें दूध का विक्रय केवल उसके परिसर के भीतर उपभोग करने के लिए किया जाता है, या कोई दुकान या अन्य स्थान जिसमें से दूध का वातारक्षित रूप से बंद मतलब एयरटाइट सील बंद। अच्छा, एयरटाइट सील बंद। हाँ, और बिना खुले पात्रों में उसी मूल स्थिति में विक्रय या आपूर्ति की जाती है जिसमें वो ऐसी दुकान या अन्य स्थान में प्रथम बार प्राप्त हुआ था। मतलब जहां सिर्फ मौके पर पीने के लिए दूध मिलता है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में, या जहां सिर्फ सीलबंद पैकेट बेचे जाते हैं, उन्हें खोला नहीं जाता, वो इस परिभाषा में डेयरी नहीं माने जाएंगे। जी हाँ, ये अंतर महत्वपूर्ण हो सकता है, शायद लाइसेंसिंग वगैरह के लिए। बिल्कुल। अगली परिभाषा फिर स्वास्थ्य से जुड़ी है। खतरनाक रोग, डेंजरस डिजीज। इसमें कौन कौन से रोग शामिल किए गए हैं? खतरनाक रोग से अभिप्रेत है का हैजा, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क सुषुम्ना वर्णशोथ, ये है मेनिंजाइटिस। अच्छा, मेनिंजाइटिस। डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क कला शोथ, पोलियो या उपदंश, या कोई भी अन्य महामारी, स्थानिक मारी यानी एंडेमिक, या संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे। तो मतलब कुछ बीमारियों के नाम तो सीधे सीधे दे दिए हैं और साथ ही राज्य सरकार को यह अधिकार भी दिया है कि वो किसी भी अन्य फैलने वाली बीमारी को इसमें शामिल कर सकती है। जी हाँ, अधिसूचना जारी करके। ठीक है, अब एक बड़ा दिलचस्प शब्द आ रहा है, XX, पार्किंग स्थान में की न्यूनता, डेफिशिएंसी इन पार्किंग स्पेस। हाँ, इसका क्या मतलब है? 21, पार्किंग स्थान में की न्यूनता यानी कमी से किन्हीं भी गैर आवासीय भवनों जिनमें कॉम्प्लेक्स और संस्थागत भवन, चाहे वे अपराधिकृत रूप से मतलब बिना अनुमति के या भूमि उपयोग के परिवर्तन द्वारा निर्मित हुए हों, सम्मिलित हैं, में विभिन्न प्रकार के यानों के लिए इस निमित्त बनाई गई उपविधियों के अधीन यथा अपेक्षित।
यथापेक्षित यानी जैसा जरूरी हो। जैसा जरूरी हो। पार्किंग स्थानों के लिए स्थान उपलब्ध करने में रखी गई न्यूनता। अच्छा, तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में समझूं, तो अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जैसे कोई मॉल, ऑफिस, अस्पताल वगैरह, और उसमें नियमों के हिसाब से जितनी पार्किंग होनी चाहिए उतनी जगह नहीं है, तो उस कमी को पार्किंग स्थान में की न्यूनता कहा जाएगा। बिल्कुल यही मतलब है। ये शायद किसी शुल्क या जुर्माने से जुड़ा हो सकता है आगे चलकर। हाँ, संभव है। अधिनियम में आगे इसके प्रावधान हो सकते हैं। अब एक और पद है 21 निदेशक स्थानीय निकाय, डायरेक्टर लोकल बॉडीज। ये कौन होते हैं? 21 निदेशक स्थानीय निकाय से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय के कृत्यों यानी कार्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में या किसी अन्य पदनाम से पदाभिहित मतलब पद पर नियुक्त उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है, यानी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त डायरेक्टर लोकल बॉडीज या उनके काम करने के लिए अधिकृत कोई और अधिकारी, चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो। ठीक है। अब अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ा एक और शब्द XXI, व्ययन। जी, डिस्पोजल। XXI व्ययन यानी निपटान या डिस्पोजल से भूजल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण यानी प्रदूषण निवारित करने मतलब रोकने के लिए विनिर्दिष्ट मतलब तय किए गए उपायों के अनुसार नगरपालिक ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन अभिप्रेत है। तो व्ययन का मतलब सिर्फ कचरा फेंक देना नहीं है, बल्कि उसे ऐसे तरीके से ठिकाने लगाना है जिससे पर्यावरण को, पानी को, हवा को नुकसान न हो। सही तरीके से निपटान करना। एकदम सही, सुरक्षित निपटान। अगला पद है 23 जिला मजिस्ट्रेट। हाँ, ये तो हम जानते हैं, डीएम साहब। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, एक्ट से परिभाषित करता है। 23 जिला मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, यानी सीआरपीसी के तहत नियुक्त डीएम। ठीक है। अब एक और बुनियादी संरचना 24 नाली, ड्रेन। इसकी परिभाषा भी काफी व्यापक है। देखिए, 24 नाली में मलनाली यानी सीवर, पाइप, खाई, जलसरणी यानी पानी का रास्ता या कोई अन्य युक्ति यानी उपकरण या तरीका। अच्छा, जिससे मैला पानी, मल तथा दूषित जल, वर्षा जल या अधोमृदा जल मतलब सबसॉइल वाटर। अच्छा, सबसॉइल वाटर का वहन हो और साथ ही उनसे अनुलग्न यानी जुड़े हुए शौचालय पात्र, ट्रैप्स, सिंक, हॉज, फ्लश टैंक तथा अन्य फिटिंग्स सम्मिलित हैं। बाप रे! तो इसमें पानी या गंदगी ले जाने वाले रास्ते से लेकर टॉयलेट में लगी फिटिंग्स तक सब कुछ नाली की परिभाषा में आ गया। जी हाँ, सब कुछ। अब है 25 कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये क्या है? 25 कार्यपालक समिति से धारा 55 में निर्दिष्ट कार्यपालक समिति अभिप्रेत है, यानी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसका जिक्र आगे धारा 55 में किया गया है। अच्छा, तो ये आगे की धारा से जुड़ी है। और अगला 26 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। 26 वित्त आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(j) ये आर्टिकल 243I है। हाँ, 243I के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है, यानी संवैधानिक राज्य वित्त आयोग। और इसी से जुड़ा वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है। ये भी धारा 92 से जुड़ा है, जैसे पहले तुलन पत्र था। हाँ। अब आते हैं अग्निशमन सेवाओं पर। 28 अग्निशमन दल, फायर ब्रिगेड। जी, 28 अग्निशमन दल फायर ब्रिगेड से धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित और संधारित मतलब मेंटेन किया गया। हाँ। अग्निशमन दल अभिप्रेत है, यानी म्यूनिसिपैलिटी की अपनी फायर ब्रिगेड जो धारा 256 के तहत बनाई और चलाई जाती है। और उस दल की संपत्ति वो है 29 अग्निशमन संपत्ति, फायर फाइटिंग प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें क्या क्या शामिल है देखिए। क दमकल केंद्र यानी फायर स्टेशन।
के रूप में प्रयुक्त भूमियां और भवन। ख दमकल इंजन, उपकर। उपकर मतलब उपकरण। उपकरण। औजार। औजार यानी टूल्स। टूल्स, हाइड्रेटर, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, चाहे वे कुछ भी हों। ग अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान और परिवहन के अन्य साधन। घ वर्दियां, वर्दियां यानी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। और रैंक के बैच। तो मतलब फायर स्टेशन की बिल्डिंग, जमीन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सारे उपकरण, यूनिफॉर्म, बैज, सब कुछ इसमें आ गया। जी हाँ, सब कुछ। और अगला है दमकल केंद्र, फायर स्टेशन। इसकी क्या परिभाषा है? दमकल केंद्र, फायर स्टेशन से राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतया या विनिर्दिष्ट रूप से घोषित की गई कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है, यानी राज्य सरकार जिसे फायर स्टेशन के रूप में नोटिफाई करे। ठीक है। अब एक और तरह का अपशिष्ट, एक्सटीसियन, परिसंकटमय अपशिष्ट, हजार्डस वेस्ट। जी। परिसंकटमय अपशिष्ट खतरनाक कचरा या हजार्डस वेस्ट से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 में इस रूप में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग अभिप्रेत है। अच्छा, तो इसकी परिभाषा सीधी पर्यावरण कानून 1986 से ली गई है। जो उसमें हैज़ार्डस वेस्ट बताया गया है वहीं यहाँ भी माना जाएगा। बिल्कुल। अब एक आम शब्द है इनहैबिटेंट, निवासी। इनहैबिटेंट या रेजिडेंट। हाँ, निवासी किसे माना गया है? निवासी से जब वो किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, उस क्षेत्र में मामूली तौर से मतलब आमतौर पर निवास करने वाला या कारोबार चलाने वाला, या स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, अचल संपत्ति का स्वामित्व या अधिभोग रखने वाला। अधिभोग रखने वाला मतलब कब्जा रखने वाला, ऑक्यूपायर। कब्जा रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। तो मतलब किसी इलाके में या तो वो व्यक्ति आमतौर पर रहता हो, या वहां बिजनेस करता हो, या फिर वहां उसकी कोई अचल संपत्ति हो, या वो किसी अचल संपत्ति पर काबिज हो। इनमें से कोई भी शर्त पूरी हो तो वो निवासी माना जाएगा। जी हाँ। अब है भूमि, लैंड। भूमि की परिभाषा में क्या खास है? 34 भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जो जलाच्छादित हो। जलाच्छादित हो मतलब पानी से ढकी हो। हाँ, तो उसका मतलब सिर्फ खाली जमीनी भूमि नहीं है, बल्कि जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन हो चुका है या जो पानी के नीचे है, वो भी भूमि की परिभाषा में शामिल है। ये महत्वपूर्ण है। हाँ। अगला है 34 नवीनतम जनगणना आंकड़े, लेटेस्ट सेंसस फिगर्स। जी। 34 नवीनतम जनगणना आंकड़े से वे आंकड़े अभिप्रेत हैं जो अंतिम पूर्ववर्ती उस जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, अभिनिश्चित किए गए हैं। अभिनिश्चित किए गए हैं मतलब पता लगाए गए हैं या एसरटेन्ड? पता लगाए गए। हाँ, मतलब पिछली जनगणना के जो फाइनल प्रकाशित आंकड़े हैं वही। ठीक है। अब है 35 बासा, लॉजिंग हाउस। ये शब्द शायद कम सुनाओ। हाँ, आम बोलचाल में कम आता है। 35 बासा में तीर्थयात्रियों और यात्रियों की वास सुविधा। वास सुविधा मतलब रहने की सुविधा। रहने की सुविधा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवनों का कोई समूह या कोई भवन या किसी भवन का कोई भाग सम्मिलित है, यानी धर्मशाला या यात्रियों के ठहरने की कोई भी जगह, चाहे वो पूरी बिल्डिंग हो या उसका कोई हिस्सा। अच्छा, ठीक है। अब फिर से चुने हुए प्रतिनिधि की बात। XV सदस्य, मेंबर। हाँ, XV सदस्य से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगर पालिका का विधिपूर्वक मतलब कानूनी रूप से सदस्य है, और इसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगर पालिक बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित है। अच्छा, तो हमने पहले निगम पार्षद और पार्षद की परिभाषा देखी थी। ये सदस्य शब्द एक तरह से उन सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मतलब नगर निगम का सदस्य निगम पार्षद, नगर परिषद का सदस्य पार्षद और नगर पालिक बोर्ड का सदस्य, ये तीनों ही सदस्य की परिभाषा में आ गए। ये एक व्यापक शब्द है। बिल्कुल सही, ये एक जनरल टर्म है। अगला है XVI, दूध, मिल्क। डेयरी की परिभाषा में भी दूध का जिक्र आया था। यहाँ अलग से परिभाषा क्यों दी गई है? हाँ, यहाँ शायद दूध के प्रकारों को स्पष्ट किया गया है। देखिए, XVV दूध में क्रीम, क्रीम युक्त दूध, क्रीम निकला दूध और संघनित, विसंक्रमित,
सूखा और टोन्ड दूध सम्मिलित हैं। अच्छा, तो इसमें क्रीम, फुल क्रीम मिल्क, स्किम्ड मिल्क, कंडेंस्ड, स्टेरिलाइज्ड, ड्राई और टोन्ड मिल्क, ये सब शामिल है। जी। ये शायद गुणवत्ता या मानकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अब है XVVI, नगर पालिक लेखा निर्देशिका। म्यूनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल, ये क्या है? कोई मैनुअल? हाँ, XVVI नगर पालिक लेखा निर्देशिका म्यूनिसिपल अकाउंट्स मैनुअल से धारा 91 के अधीन तैयार की गई और संधारित यानी मेंटेन की गई नगर पालिक लेखा निर्देशिका अभिप्रेरित है। यह भी एक विशिष्ट दस्तावेज है जो आगे धारा 91 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जिस इलाके पर ये सब नियम कानून लागू होते हैं? XVVI नगर पालिक क्षेत्र, म्यूनिसिपल एरिया। जी। नगर पालिक क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित मतलब जैसा नोटिफाई किया गया किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र यानी इलाका, टेरिटरी अभिप्रेत है, यानी सरकार द्वारा घोषित म्यूनिसिपल एरिया की सीमाएं। और नगर पालिका का खजाना, नगर पालिक निधि, म्यूनिसिपल फंड, एक्सेल। नगर पालिक निधि म्यूनिसिपल फंड से धारा 79 में निर्दिष्ट नगरपालिक निधि अभिप्रेत है। ये वो फंड है जो धारा 79 के तहत बनता है और जिसमें नगरपालिका का पैसा जमा होता है। ठीक है, अब एक और तरह का कचरा, XII नगरपालिक ठोस अपशिष्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट या MSW। हाँ, XII नगरपालिक ठोस अपशिष्ट में किसी नगरपालिक क्षेत्र में औद्योगिक परिस्कंठमय अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट। अच्छा, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW में घरों और दुकानों वगैरह से निकलने वाला सॉलिड या सेमी सॉलिड कचरा आता है। इसमें इंडस्ट्रियल हैजार्डस वेस्ट शामिल नहीं है, लेकिन अगर बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट कर दिया गया है तो वो इसमें शामिल है। बिल्कुल, ये वर्गीकरण बहुत जरूरी है कचरा प्रबंधन के लिए। हाँ, ये तो है। अब खुद नगर पालिका शब्द की परिभाषा XLI, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी। जी, इसमें क्या शामिल है? XLI नगर पालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या इसके उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद और कोई नगरपालिक बोर्ड अभिप्रेत है। तो मतलब इस एक्ट के तहत तीनों ही नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिक बोर्ड नगरपालिका कहलाते हैं। जब भी एक्ट में नगरपालिका शब्द आएगा तो वो स्थिति के अनुसार इन तीनों में से किसी पर भी लागू हो सकता है। जी हाँ, जब तक कि विशेष रूप से न बताया गया हो। अब एक बहुत जरूरी दस्तावेज की परिभाषा, XLI अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या NOC। हाँ, ये बहुत कॉमनली यूज होता है। XLI अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC से इस अधिनियम या तद्धीन मतलब उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार प्राधिकारी मतलब अधिकृत अधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें अनंतिम यानी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्मिलित होगा। तो मतलब किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई NOC और इसमें प्रोविजनल NOC भी शामिल मानी जाएगी। बिल्कुल। और अब इस धारा की आखिरी परिभाषा है XLII न्यूसेंस। हाँ, ये शब्द अक्सर सुनते तो हैं, पर कानून में इसका क्या मतलब होता है? इसकी परिभाषा भी काफी व्यापक रखी गई है। देखिए, 44A न्यूसेंस में कोई भी ऐसा कार्य लोप मतलब चूक या कोई काम ना करना, ओमिशन स्थान या वस्तु सम्मिलित है जो दृष्टि, घ्राण या श्रवण चेतना यानी देखने, सूंघने या सुनने की हिस्स या सेंस, देखने, सूंघने, सुनने की हिस्स के लिए क्षति, खतरा, क्षोभ मतलब परेशानी या अनॉयंस, परेशानी या घृणा कारित करे मतलब पैदा करे, या जिससे इनके कारित होने की संभावना हो, या जो जीवन के लिए खतरनाक या स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो या हो सकती हो। बाप रे, ये तो बहुत ही विस्तृत परिभाषा है। मतलब इसमें कोई भी ऐसा काम या कोई काम न करना या कोई जगह या कोई चीज़ शामिल है जो देखने, सुनने या सूंघने में खराब लगे या जिससे कोई नुकसान हो, खतरा हो, परेशानी या नफरत पैदा हो या ऐसा होने की संभावना भी हो, या फिर जो जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो।
हाँ बिल्कुल। न्यूसेंस की परिभाषा जानबूझकर इतनी व्यापक रखी जाती है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा को प्रभावित करने वाली कई तरह की स्थितियों से, जो सीधे सीधे किसी और श्रेणी में ना आती हों, उनसे भी निपटा जा सके। तो ये थी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 1 धारा 2 में दी गई सारी परिभाषाएं। वाकई इन शब्दों के सही अर्थ और उनके दायरे को समझे बिना इस पूरे कानून को समझना बहुत मुश्किल होता। बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये परिभाषाएं इस पूरे अधिनियम की इमारत की नींव की तरह हैं। हाँ, इन्हें अगर ठीक से समझ लिया जाए तो आगे के जो प्रावधान हैं, जो नियम हैं, उन्हें समझना काफी आसान हो जाता है। सही कहा। तो अध्याय 1 धारा 2 की इन परिभाषाओं पर हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये सब समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है जी, कि क्या ये परिभाषाएं जो 2009 में बनी थीं, आज के समय की बदलती सामाजिक और तकनीकी जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह पर्याप्त है, या इनमें भविष्य में कुछ संशोधन की गुंजाइश दिखती है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये विचारणीय प्रश्न है। खैर, श्रोताओं के लिए यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।